नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 7 अगस्त 2023 और आज जो है आपका CHSL का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के जो भी वर्ड मुझे प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मददगार साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या कुछ थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, संघ सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में वर्णित है। आज से नहीं पढ़ाते आए हैं 19, और ये वाला जो आप लाल कलर का ये सीट देख रहे हैं, ये कई PDF में आप इसे पाए होंगे अटैच किया हुआ। ठीक है, तो ये जो है 19 में मैं बार बार बताया कि इसमें खाली एक 19 आर्टिकल नहीं है, ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं। इसमें कई सारे चीज को आपको जो है दर्शाया गया है जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आ जाती है। आइए दर्शन कराते हैं। तो जो सहकारी समिति है, इसमें आज जो गठन है ये 19 के 1 के C में वर्णन करा गया है। तो राइट आंसर आर्टिकल 19 1 C हो जाएगा। देखिए, जो 19 आर्टिकल है, जो 51 का A आर्टिकल है, जो 243 आर्टिकल है, जो 39 आर्टिकल है, ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो इन्हें आप ग्रुप ऑफ आर्टिकल जितने भी हैं इन्हें आप देख लीजिएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आर्टिकल वाला वीडियो पे आप विजिट कर सकते हैं, नीचे आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएगा। 1 के C में सहकारी समिति। अगर आपसे कहे कि संविधान के कौन से भाग हैं जहां पे आपका सहकारी समिति की बात करी गई है, तो आप बताओगे भैया संविधान के भाग के 9 का B जो है ये सहकारी समिति के गठन से संबंधित है। अब 9 के B है मतलब 9 होगा और 9 का A होगा तब 9 का B बना होगा। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जो 9 है ये आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, जो 9 का A है ये आपका नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है, और 9 का B जो है ये आपका सहकारी समिति से संबंधित है। तो ये तीनों भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। संविधान की भाग जो 22 को है ना, 25 भागों में विभक्त हैं, तो ये 25 भागों में कैसे विभक्त हुआ, तो एगो तो 9 से 9 का A बन गया, 9 का B बन गया, तो 2 गो तो यही बढ़ गया। एगो आपका भाग 4 से 4 का A क्रिएट किया गया जिसमें मौलिक कर्तव्य रखा गया, तो 22 गो बेसिक और 3 गो देखिए ये बढ़ गया, तो 22 3 25 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ा है। तो अब 19 के जो भी आर्टिकल हैं उनको जरा देख लेते हैं। तो 19 के 1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो भी मीडिया वगैरह जो आपको न्यूज वगैरह दिखाता है, ये आपने डिबेट होता हुआ देखा होगा चैनल वगैरह पे, तो ये कहाँ से आता है, तो आर्टिकल 19 के 1 के A से आता है। ठीक है, ये वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार आपको प्रदान करता है। ठीक है, अपनी जो अभिव्यक्ति है, आपकी बोलने की जो अधिकार है, ये आपका 19 का 1 का A देता है। 1 के B में क्या है भाई, शांतिपूर्ण ढंग से आप हथियार रहित जो है आपका सम्मेलन कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 के 1 के B में बताया गया है। देखिए, मैं बहुत दिन तक तो यही नहीं समझता था जब मैं बच्चा था कि रहित का मतलब होना होता है कि न होना होता है। अपनी आप बीती बता रहा हूँ। एक बार मैं बाराती जा रहा था, तो एक पेट्रोल पंप पे लिखा था शीशा रहित पेट्रोल। तो मैंने अपने पिताजी को कहा, देखो इस पेट्रोल में शीशा मिलाया हुआ है, तो वो हंस दिए। तो मुझे वहां पे मुझे मीनिंग समझ में नहीं आया। अब समझ में आता है कि रहित का मतलब नहीं होना होता है। ठीक है, इसके अलावा संगम या संघ या फिर सहकारी समिति की जो बनाने की बात है, आर्टिकल 19 1 C में है, जो ये क्वेश्चन का आधार है। 1 का में D में जो है ये आप है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, आप कहीं भी घूम सकते हैं। भारत के किसी भूभाग पे आप निवास करने वाले हैं, तो 19 1 E का आर्टिकल जो आपको ये अधिकार देता है। आर्टिकल 19 1 का G जो है ये आपका क्या बताता है कि कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, तो ये सब जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये सीट आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। इनके अलावा अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बलात् श्रम पे निषेध है, या फिर इसे आप सीधे लैंग्वेज में बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। इसके अलावा इसे अलग लैंग्वेज में मानव तस्करी भी कहते हैं, इस पर रोक। तो ये सब जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 23 में आता है। अनुच्छेद 24 में क्या है भाई, बाल श्रम पे निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कल कारखाने में नहीं लगाया जाएगा काम पर। इनके अलावा 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें आपको पार्टिकुलर आर्टिकल भी याद रखने की जरूरत है।
और एक बात मोटे मोटे तौर पे ये भी याद रखना जरूरी है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या स्वतंत्रता है। तो आप इंडिया में कोई भी धर्म को मान सकते हैं, आप इंडिया में कोई भी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो नहीं भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी भी राज्य का अपना पार्टिकुलर धर्म नहीं होगा, है ना। इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं होगा। इस प्रकार से धार्मिक कार्य पे किए गए खर्च में कोई आपको टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। आपके जो कल्चर में है उससे आपको कोई वंचित नहीं करेगा। जैसे जीता जागता उदाहरण सिख धर्म के लोग कृपान रखते हैं अपने पास, है ना। तो ये सब जो है किस आर्टिकल से छूट मिले हैं, तो आर्टिकल 25 से 28 इक्वलिटी वाला बता दिया, 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 प्रेस का देख लिया आपने, 20 और 22 आपको जो अगर आप किसी चीज में आरोपी करार दिए जाने से पहले या फिर आरोपी करार दिए भी जाते हैं तो आपको सजा के मामले में जो छूट मिलेगा, रियायत मिलेगा, ये 19 और 22 से मिलेगा। 21 का ए में कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका फंडामेंटल राइट है। 29 और 30 है कि अपने संस्कृति और जो आपका मतलब उनके लाइफ स्टाइल है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति, उनको जीवित रखने के लिए उनको अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया, ये बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। क्रिकेट के खेल में एम्पायर दोनों हाथ फैलाकर कौन से सिग्नल देते हैं, तो दोनों हाथ फैलाकर क्या सिग्नल देते हैं भाई, वाइड हो गई, दोबारा बॉल डालो। और वाइड कैसे होता है, जो पंपिंग क्रीज होता है वहां पे एक लिमिट रखा होता है, अगर उससे बाहर बॉल चले गए, है ना, तो वाइड हो जाता है। इनके अलावा एक हाथ हिलाते हुए आगे पीछे मूव करते हुए, है ना, चौका का सिग्नल देता है। ये तो आप भी देखे होंगे, क्रिकेट के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, है ना। इनके अलावा उंगली ऊपर उठाना एक हाथ से आउट। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित शब्द है बीमर, गुगली, नो बॉल, स्पिन, यॉर्कर, लेग बाय, एलबीडब्ल्यू टांग में लगता है ना, और विकेट के सीध में गया तो आउट। लेग बाय क्या हुआ, बल्ला में नहीं लगा लेकिन रन दौड़ के ले लिए। यॉर्कर क्या हुआ, एक ऐसा खतरनाक बॉल जो नीचे गिरता किसी और दिशा में और भागता किसी और दिशा में, लेटले से यॉर्कर कहते हैं, लसित मलिंगा का बॉल। स्पिन जो धीमा फेंकता है। नो बॉल टांग जो है जूता का साइज जो है डायर से मतलब लकीर से आगे करके फेंकना। गुगली एकदम हल्का बॉल समझ में ना आए, है ना। तो ये सब शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। डकवर्थ लुईस पद्धति का इस्तेमाल किस खेल में होती है, तो क्रिकेट में होती है। जब रिजल्ट वगैरह जो है सीधे सीधे नहीं निकले तो डकवर्थ लुईस पद्धति के अनुसार रिजल्ट निकाला जाता है। और इस बार का जो सीएसके का मैच जो आईपीएल जीता सीएसके, तो इसमें डकवर्थ लुईस पद्धति के जो है इस्तेमाल किया गया था। क्रिकेट में बॉल जो है ऊपरे बाउंड्री को पार कर जाता है तो छक्का मिलता है, और लेटले चला जाता है बाउंड्री को पार कर देता है तो चौका मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे। पोला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन में महाराष्ट्र था, राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और थोड़ा कोस्ट में लिखा हुआ चीज पर ये क्लास 30 के थंबनेल पे मिलेगी, ऊपरे में मिल जाएगा, वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है। पोला महोत्सव पढ़ा दिया है। यह त्योहार किसानों का त्योहार है, अभी 3 दिन पहले ही पढ़ाया है। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में याओ सांग डांस आया था, जो मैंने बताया था आपको कि मणिपुरी से कोई चीज आया है, तो मणिपुर का होली क्या कहलाता है, याओ सांग महोत्सव आया था, जो परसों पढ़ाया था और कल शाम को भी पढ़ाया था। ठीक है कि भाई ये 5 दिनों तक होती है मणिपुर में याओ सांग त्योहार। इसे मणिपुरिया होली कहा जाता है, मणिपुरिया मार्शल आर्ट थंगता को कहा जाता है। और याओ सांग के मौके पे ही थबल चोंगवा नामक डांस होता है। कौन सा, थबल चोंगवा नामक डांस होता है आपका याओ सांग त्योहार के अवसर पे ही। तो ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन भले मुझे वहां अधूरा प्राप्त हुआ था, अब बच्चे ने कमेंट किया तो पूरा हो गया, तो आपके साथ शेयर कर दिया। बल्कि ये मतलब ये मोटो नहीं है कि मैंने पढ़ाया तभी आया, बस आपको क्वेश्चन पहुंचाया। और ये भी बता देना बहुत जरूरी है कि मैंने परसों जो बताया था, तो आपको इससे क्या होता है कि आपको लगेगा कि भाई रीजनेबल का मतलब आपका जो है कंटेंट है, कंटेंट से बाहर की बात मैं मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड जो चीज है वही पढ़ाता हूँ, ये तो आप भी जानते हैं। इसके अलावा यह त्योहार किसानों का त्योहार है, जो पोला महोत्सव है ना, ये क्या होती है, किसानों की त्योहार होती है, किसान अपने बैल वगैरह की पूजा करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का अन्य त्योहार रंगोली है। मैंने कहा रंगोली का कोई अपोजिशन नहीं होता, कभी भी हो जाते हैं। आज अगर महिला के मन होगा घर द्वार साफ करेगा, बाहर रंगोली बना देगी, ये सालों भर चलता रहता है। गुड़ी पाड़वा नव वर्ष है। तमाशा, लावनी, कोली डांस जनजातीय डांस है, जो यहाँ का जो कोली समुदाय है, जो मछुआरा समुदाय होता है अपने यहाँ, इनका डांस है। शिवाजी उत्सव ये आपका महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक साहब ने स्टार्ट करवाया था। गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक साहब ही स्टार्ट करवाए थे। दही हांडी महोत्सव जन्माष्टमी के 1 दिन पहले होती है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा छत्तीसगढ़ का त्योहार क्या है भाई, हरेली, एगो हरेलो है,
एगो हरेला है और एगो हरेली है। तो हरेली जो है छत्तीसगढ़ का है, राउत नाचा छत्तीसगढ़ का है, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का है, सिरपुर महोत्सव छत्तीसगढ़ का है, कर्मा छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड का है, सैला छत्तीसगढ़ प्लस एमपी का है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का है, गेंडी छत्तीसगढ़ का है, पंथी छत्तीसगढ़ का है, सुआ नहीं लिखे, सुआ लिख लीजिएगा, सुआ भी छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2022 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत बार बता चुके हैं भाई। जब मैंने भक्ति कुलकर्णी और आर परागनंदा की बात करा तो मैंने आपको इस बात का जिक्र जरूर करा। और भक्ति कुलकर्णी और आर परागनंदा की चर्चा करने के पीछे क्या रीजन है भाई? कार्लस मैग्नस को हरा दिया भाई, है ना। और ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में इसी बात से आ गई। और अर्जुन पुरस्कार से कितने आदमी को मिला है? ये आपको जो है 25 लोगों को दिया गया है। आपको शतरंज में याद रखना है, भक्ति कुलकर्णी और आर परागनंदा को मिला है। इसके अलावा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार एकमात्र शरद कमल को 2022 वाला मिला है। पिछला अगर 2021 वाला बात करेंगे तो मेजर ध्यानचंद जो 2022 में बांटा गया था, देखिए एक साल पीछे चलता है। हम 23 में ये सब पढ़ रहे हैं, मतलब 22 वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, 24 में जो हम पढ़ेंगे ये 23 में दिया जाएगा, 23 वाला दिया जाएगा। ठीक है, तो जो पिछला बार दिया गया था आपका मेजर ध्यानचंद, वो 12 खिलाड़ी को दिया गया था, जिसमें अधिकांश खिलाड़ी ओलंपिक या पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी थे, सिवाय सुनील छेत्री और मिताली राज। सुनील छेत्री और मिताली राज जो है ये ओलंपिक में भाग नहीं लिए थे, फिर भी उनको ध्यानचंद पुरस्कार पिछला सेशन का दिया गया था, है ना। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो 1961 में होता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो 1991 में होते हैं। 1991 में इनका नाम जो है इस पुरस्कार का पहले क्या होता था, तो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और फिर इसका नाम बदल के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के मतलब नाम पे जो है रखा गया। इन्हीं के जन्मदिन पे 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और विश्व खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इनके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार एक खेल से संबंधित है, लेकिन ये खेल के सिर्फ कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसकी शुरुआत आपका 1985 में हुआ था। 2022 में ये कई खिलाड़ियों को दिया गया। ये भी 2 कैडर के होते हैं, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होते हैं और एक साधारण वाला होता है ना। इससे संबंधित मैंने सभी बात आपको अभी बता दिया था, जिसमें जो फेमस है, जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, जवाहरलाल लाड, है ना। इसके अलावा सुजीत मान, मोहम्मद कमर अली, इन सबको जो है दिया गया था। इनके अलावा ट्रांजिएंट का सिनोनिम्स आपसे पूछ लिया था। ट्रांजिएंट मतलब होता है अल्पकालीन, अल्पकालीन मतलब होता है क्षणिक, मोमेंटरी हो जाएगा। अगर देखना इस प्रकार का जो भी ऑप्शन आपका आंसर दे रहा होगा कि भाई क्षणिक, टेम्पोरली, है ना, मतलब परमानेंट का उल्टा क्या होगा? टेम्पोररी कह सकते हो, क्षणिक कह सकते हो, मोमेंटरी कह सकते हो, शॉर्ट लास्टिंग कह सकते हो, पासिंग कह सकते हो। तो ये सब जो भी शब्द होंगे आपका आंसर हो सकता है। इनके अलावा लॉन्ग लास्टिंग इसका उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा संविधान को इसके अलावा इटर्नल भी हो जाएगा, इटर्नल शाश्वत, है ना। ये भी उसका उल्टा हो सकता है। इमोर्टल इसका उल्टा हो सकता है भाई, जो कभी न मरे, है ना। देखिए इंग्लिश का जो मीनिंग होता है ना, ये एकदम क्लोज जो आपका आंसर दे रहा होता है वही आपको टिक करना होता है, क्योंकि एक से एक सारे वर्ड को हम कई सेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब भाई जो कभी न मरे वो भी तो लॉन्ग टाइम का है ना, वो उसका तो टाइम का अंत नहीं है ना। तो ये भी हो सकता है जब कुछ नहीं दिखे तो, है ना। संविधान मतलब उल्टा की बात करें एंटोनियम्स में, संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा था? देखिए संविधान के जो है भले ही संविधान की निर्माता या फिर भारतीय संविधान की जनक भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता हो, लेकिन जो सुलेखन का काम किया, जो मतलब लिखे उसे सजा के, वो अलग अलग पर्सन थे। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेम बिहारी नारायण साहब जो हैं, इनके नाम के आगे राय ज्यादा भी लगाएंगे, राय ज्यादा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ये जो है संविधान को लिखे थे अंग्रेजी लैंग्वेज के अंदर इटैलिक फॉन्ट में, क्योंकि इनका राइटिंग बड़ा अच्छा था। ठीक है, और जो बहुत ही अच्छा लिख लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। इनके अलावा भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ड्राफ्ट कमीशन। इसमें कितने सदस्य थे? तो 6+1 7 गो, है ना। इसके अलावा इन्हें पहचानने का तरीका भी मैं बताया हूं कि इनके अधिकांश सदस्यों के नाम में भगवान कृष्ण का नाम शामिल होता है। मूल संविधान को हिंदी में किसने लिखा? भाई एक तो ये अंग्रेजी की बात हो गई, जिन्होंने अभी आपने देखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब लिखे थे। हिंदी में भी इनकी पांडुलिपि लिखी गई, तो ये लिखे बसंत कृष्णन वैद्य के द्वारा। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। टीसीएस है भैया,
पिताजी पूछे हैं तो पुत्र जरूर पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम के दौरान, है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1853 में। 1853 में, ये सब तो सवाल ही नहीं एक्चुअली। भारत में प्रथम रेलवे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया था, जो मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। लॉर्ड डलहौजी और क्या है भाई, राज हड़प नीति भी किए हैं। सतारा को सबसे पहले हड़प लिया था। इसके अलावा अमरवल्ली का संबंध किस नृत्य से है? ये भी प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो में है। अमरवल्ली कौन से शैली को आगे बढ़ाया? भरतनाट्यम का। वहां से मैं क्वेश्चन का बेस बनाया था, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। अमरवल्ली भरतनाट्यम के पंडन्नलूर शैली से संबंधित है। इनके भी कई प्रकार के शैली होते हैं भरतनाट्यम में, जिसमें 4 शैली प्रमुख है। और भरतनाट्यम के 3 पार्ट भी बता दिए थे, त्रिभंग, अभंग और सभंग, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अमरवल्ली को 1991 में पद्मश्री, 2001 में संगीत नाटक एकेडमी और 2004 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए अमरवल्ली वही बिल्ली है, पुष्पा वाला श्रीवल्ली वाला, है ना। इनके अलावा 2011 की जनगणना, अरे ऐसे मजाक किए थे भाई, वो नहीं है, मंधाना नहीं है, ये दूसरे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, आपका भारत में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये एमपी के अंदर है। कौन था पुष्पा पिक्चर में हीरोइन? मंधाना ही था ना, पता नहीं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर जिला सरछीप मिजोरम है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अलीराजपुर सबसे कम साक्षरता और सबसे अधिक साक्षरता शेरछीप इस प्रकार से नाम है। ये आपका मिजोरम के अंदर है, एक जिला जहां की सबसे अधिक साक्षरता है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी अरुणाचल प्रदेश के ही है। और बिहार की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। बाद बाकी जनसंख्या का सारा डाटा आप जानते हैं, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूं और आप भी पढ़ चुके हैं। भारत के प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किसने किया? ये बलबन है। जब बलबन ने क्वेश्चन पूछा था अभी लास्ट दिन शुक्रवार को कि भैया बलबन ने सिजदा और पैबोस क्यों स्टार्ट करवाया था, तो वहां पे इनके बारे में सारा जन्म कुंडली दे दिया था। गयासुद्दीन बलबन को उल्गू खान भी कहते हैं। गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पैबोस की नीति अपनाई। ये क्या होता था? नीचे बैठ के घुटना पे टेकना, है ना, चूमना। इस प्रकार से जो है ये किस लिए किया था? तो ये अमीर लोगों पे अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो गयासुद्दीन बलबन था वो राजा के पद को सर्वोच्च मानते थे और उसमें मजबूती फूका उन्होंने गुलाम वंश के अंदर। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन लौह एवं रक्त की नीति भी अपनाई थी। गयासुद्दीन बलबन, है ना, ये जो शासक बना था गयासुद्दीन बलबन, तो इससे पहले भी ये काम कर चुके हैं सल्तनत काल में गुलाम वंश के लिए। तो इल्तुतमिश का छोटका बेटा नसरुद्दीन महमूद के काल में नायाब के पद पे कार्यरत थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कट टू द चेस ईडियम का मीनिंग क्या है ना, कट टू द चीज, तो घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे मुद्दे की बात करना। ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपका आंसर दे रहा होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन शायद आया है, आप लोग मुझे बताइएगा कि आया है कि नहीं आया है। आया है तो हाँ लिख दीजिएगा, नहीं आया है तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो भैया पादप जगत का उभयचर जो है ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा समूह को, है ना। ये भी पहले बता रखे हैं। पादप जगत के उभयचर, सजीव और निर्जीव के बीच का करी, ये सब जो है कुछ मतलब कहावत के रूप में क्वेश्चन है कि एक बार याद कीजिए तो कभी नहीं भूलिएगा। भले आप नहीं जानते हैं कि ब्रायोफाइटा क्या होता है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में आता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को, है ना। सजीव और निर्जीव के बीच का करी किसे कहते हैं? विषाणु को। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन याद रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे कमेंट शिफ्ट वाली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।